Hello, dear friend. I hope you are well and fine. You are fantastic. You are outstanding. And same here. देखो, एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज है हमें दिमाग में रखनी चाहिए। हमें जीवन की एक बहुत ही खूबसूरत सीख हमें अपने पास रखनी चाहिए कि अगर किसी भी चीजों को पूरे जुनून से, पूरे दिल से और पूरे शिद्दत के साथ अगर किसी चीजों के पीछे अगर लगा जाए तो कहते हैं पहाड़ भी जो है एक मिट्टी की ढेर सी लगती है। ठीक है। दुनिया के अंदर कई ऐसे बड़े बड़े शख्स हुए, दुनिया के अंदर कई ऐसे बड़े बड़े पर्सनैलिटीज और शख्सियत हुए जिन्होंने उन कारनामों को कर दिखाया, उन्होंने उन कार्यों को अंजाम तक पहुंचाया जिसके बारे में सोचना मुमकिन, बिल्कुल भी मुमकिन नहीं था। चलिए, तो हमें अपने जीवन को सबसे पहले इस लर्निंग के साथ, इस इंस्पिरेशन के साथ और इस मोटिवेशन के साथ आगे बढ़ाना है कि जीवन में कितनी भी बड़ी संघर्ष आए, जीवन में कितनी भी बड़ी आपदा आए, विपदा आए, ठीक है, ऑब्स्टेकल्स आए, ठीक है, बट हमें उसको कन्क्वेयर करते चलना है। यानी फाइनली वी हैव टू कन्क्वेयर ऑल द ऑब्स्टेकल्स, ऑल द बैटल्स एंड ऑल द स्ट्रगल्स ऑफ लाइफ। जब आप ऐसा करते हो तो जीवन की तमाम चीजें आपको मिलने लगती है। आप अपने लक्ष्य को बहुत ही कह सकते हैं आसानी से तो पा ही सकते हैं। दूसरा चीजें आपको यह समझ में आ सकता है कि एक इंसान के अंदर क्या शक्ति होती है और आपको अपनी ताकत का एहसास हो जाएगा। चलिए, आज इसी तमाम चीजों के साथ हम लोग हड़प्पन सिविलाइजेशन के एक नए पार्ट के साथ आज यहाँ पे अवेलेबल हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक हमारा है टाउन प्लानिंग एंड बिल्डिंग्स। यानी आज हम हड़प्पन सिविलाइजेशन का टाउन प्लानिंग्स और बिल्डिंग्स की बात करेंगे। यानी उस चीजों के बारे में आज हम लोग स्टडी करेंगे जिसके वजह से हड़प्पन सिविलाइजेशन पूरी दुनिया के लिए, पूरे सोसाइटी के लिए, ठीक है, और कह सकते हैं कि कंस्ट्रक्शन के डिपार्टमेंट से देखा जाए तो पूरे विश्व के लिए एक इंस्पिरेशन बन चुका है। देखो, सबसे बड़ी चीजें क्या होती है टाउन प्लानिंग। अगर हड़प्पन सिविलाइजेशन का सबसे बड़ा स्ट्राइकिंग फीचर्स अगर देखा जाए, अगर उसकी सबसे बहुत अच्छी विशेषता देखी जाए, अगर उसका सबसे बड़ी विशेषता देखी जाए तो वो वहां का क्या है, टाउन प्लानिंग है, जिसको हम लोग हिंदी में शहर नियोजन कहते हैं। यानी वहां का टाउन जिस तरीके से प्लान, ऐसा माना जाता है अगर आप हड़प्पन सिविलाइजेशन का अलग अलग साइट्स का स्टडी करोगे, जैसा कि आर्कियोलॉजिस्ट ने हम लोगों को बताया, जैसा कि आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस हमें बताते हैं, जैसा कि आर्कियोलॉजिकल स्टडीज हमें बताते हैं कि आर्कियोलॉजिस्ट ने जो स्टडी किया है उसके आधार पर यह कहा जा सकता है कि उन लोगों ने एक बहुत ही जबरदस्त प्लानिंग पहले की और उसके बाद उस प्लानिंग को इंप्लीमेंट किया गया। यानी सबसे पहले प्लानिंग किया गया, उसके बाद उसको क्रियान्वित किया गया। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किसी भी कार्य को अगर आपको करना है तो अगर पहले उसे प्लानिंग के साथ और फिर अगर उसे इंप्लीमेंट किया जाए तो ऑब्वियसली है उसका रिजल्टेंट जो होता है वो एक बहुत ही बेहतर होने की उम्मीद होती है। कुछ ऐसा ही हड़प्पन सिविलाइजेशन के साथ हुआ था। यानी पूरे हड़प्पन सिविलाइजेशन को अगर देखा जाए तो वेल लेड कह सकते हैं, एक प्लान अर्बन सेंटर के रूप में वो जाना जाता है। यानी ऐसा माना जाता है कि बहुत ही सुंदर प्लानिंग थी। अगर आप हड़प्पन सिविलाइजेशन के गलियों की बात करेंगे, स्ट्रीट्स का बात करें, अगर आप हड़प्पन सिविलाइजेशन के कह सकते हैं जो हाउस जो वहां पे बना गया, हाउस का कंस्ट्रक्शन की बात करें, अगर आप हड़प्पन सिविलाइजेशन के अंदर में वेल मेंटेन्ड ड्रेनेज सिस्टम की बात करेंगे, अगर आप हड़प्पन सिविलाइजेशन का ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन की बात करेंगे, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है एक चीज और कि अगर आप हड़प्पन सिविलाइजेशन का ट्रांसपोर्ट यानी रोड का बात करेंगे तो ऐसा कहा जाता है कि हड़प्पन सिविलाइजेशन का जो रोड है वो ग्रिड सिस्टम पे बेस्ड था। यानी हर रोड एक दूसरे को 90 डिग्रीज पे क्या करते थे, इंटरसेक्ट करते थे, और पूरा हड़प्पन सिविलाइजेशन के जो साइट्स थे, यानी कह सकते हैं पूरा हड़प्पाई शहर जो थे वो एक दूसरे से जुड़े हुए थे। यानी वो तमाम चीजें जो आज भी बड़े बड़े शहरों में देखने को नहीं मिलती है वो आज से 5000 साल पहले देखने को मिलती है। तो इससे यह अंदाजा लगा सकता है कि उनका प्लानिंग क्या रहा होगा। तो चलिए अब टॉपिक्स को मूव करते हैं। तो मैंने आपको क्या बताया कि सबसे पहली चीज है कि उनका प्लानिंग बहुत जबरदस्त था और पहले उन्होंने प्लानिंग किया और फिर उन्होंने चीजों को इंप्लीमेंट किया। चलिए, अब हड़प्पन सिविलाइजेशन कैसा था, अगर मान लीजिए हम वहां के टाउन प्लानिंग की बात करेंगे तो सबसे पहले हम एक एग्जांपल लेते हैं मोहनजोदड़ो का। अगर आप मोहनजोदड़ो का, जिसको माउंट ऑफ द डेड कहा जाता है, आपको मैंने पिछले लेक्चर्स में बताया भी है, वो मोहनजोदड़ो जिसे माउंट ऑफ द डेड यानी मृतकों का टीला कहा जाता है, वो मोहनजोदड़ो जिसे 1980s में यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट के लिस्ट में शामिल किया था। यानी वैश्विक धरोहर स्थल के रूप में भी यूनेस्को, जो यूनाइटेड नेशन का एक ऑर्गन, यूनाइटेड नेशन का जो एक ऑर्गन है, वो भी उसे शामिल कर चुका है। ऑर्गन नहीं है यूनेस्को, हाँ ऑर्गन ही है, उन्होंने वो भी उसे 1990s में क्या कर चुका है,
कह सकते हैं वैश्विक धरोहर स्थल के रूप में, वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में एक स्टेटस दे चुका है। तो ऐसे मोहनजोदड़ो के बारे में हम स्टडी पहले करेंगे और मोहनजोदड़ो का स्टडी करते हुए हम आसानी से समझ सकते हैं कि पूरा का पूरा हड़प्पन सिविलाइजेशन का जो प्लानिंग था वो कैसा था। अगर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, अगर हमें मोहनजोदड़ो का अगर देखना है तो आप देखेंगे वो जो शहर था वो 2 लेयर में बना हुआ करता था। यानी कितना लेयर में वो बना हुआ था? 2 लेयर में बना हुआ था। यानी एक लेयर जो था, ठीक है ना, यानी सिंपल कह सकते हैं एक लेयर काफी ऊंचाई पे बना हुआ था और दूसरा जो लेयर था वो नीचे बना हुआ था। यानी 2 लेयर का नाम क्या हुआ? जो ऊंचाई पे जो लेयर बना हुआ था उसका नाम सिटाडेल था, उसको हिंदी में हम लोग दुर्ग या गढ़ी कहते हैं। और जो नीचे वाला टाउन था जिसको हम लोग लोअर टाउन यानी निचला शहर कहते हैं। तो ये तो आपको समझ में आ गया कि मोहनजोदारो से जो हमें एविडेंसेस मिलते हैं वो हमें ये बताते हैं कि हड़प्पन सिविलाइजेशन का जो टाउन प्लानिंग था वो 2 लेयर्स में था। आपने देखा ऊपर वाले लेयर्स को सिटाडेल कहा जाता है, नीचे वाले लेयर्स को लोअर टाउन कहा जाता है। हिंदी में उसे निचला शहर नीचे वाले को, ऊपर वाले को दुर्ग या गढ़ी कहा जाता है। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज है ये जो सिटाडेल है, ठीक है, सिटाडेल जो था वो कह सकते हैं वो काफी ऊंचाई पे बना हुआ था और वो कंप्लीटली फोर्टिफाइड था, यानी चारों तरफ से बाउंड्री से घिरा हुआ था। काफी बड़ी बाउंड्री थी, काफी जबरदस्त तरीके से उसको घेर के रखा गया था। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं, यानी एक दूसरे भाषाओं में कहा जाए तो लोअर टाउन और सिटाडेल के बीच में एक फिजिकल सेपरेशन था, यानी दोनों एक दूसरे से अलग हुआ करते थे। इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? आप समझ सकते हैं कि चूंकि वो ऊंचा शहर था, ऊंचे पे क्यों बनाया गया था, उसके पीछे कई सारे हमारे आर्कियोलॉजिस्ट जो है उनका जो ओपिनियंस है, यानी आर्कियोलॉजिस्ट का जो ओपिनियंस है वो मानते हैं चाहे वो फ्लड के सिक्योरिटी के पर्पस से ऊंचा बनाया गया या लोअर टाउन के जो लोग हैं, ठीक है, वो कह सकते हैं फ्रीली मूवमेंट उनका ना हो उसको रोकने के लिए। और तीसरा कह सकते हैं चाहे फ्लड हो, लोअर टाउन के लोगों का फ्रीली मूवमेंट हो, ठीक है, और जो बाहरी आक्रमण है यानी इन्वेशन है उसको रोकने के लिए उसको शहर को फोर्टिफाइड किया गया था। आप अमूमन देखते होंगे, आप जब भी एंशिएंट हिस्ट्री को पढ़ते हैं तो जो पहले प्राचीन भारत के जो प्राचीन समय में जो राजा हुआ करते थे उनके शहर बहुत ही बेहतर तरीके से फोर्टिफाइड किए हुए होते थे, चारों तरफ से किलाबंदी किए रहते थे। इसका मकसद हुआ करता था कि बाहरी आक्रमण को रोकना, बाहरी आक्रमणकारी को एक अंदर आने से रोक देना। तो ये एक बहुत ही एक इंपॉर्टेंट और बहुत ही प्रोमिनेंट फीचर्स पहले वाले एंशिएंट सिविलाइजेशन में एंशिएंट जो भी राजा हैं, जो भी किंगडम्स हैं, जो भी एम्पायर है उनमें देखने को मिलता है। तो चलिए, तो 2 लेयर में बना था, ये आपको समझ में आ गया, सिटाडेल और लोअर टाउन। दूसरा मैं आपको बताता हूं जो इंपॉर्टेंट कुछ बिल्डिंग्स हैं सिटाडेल में बने हुए थे, जैसे द ग्रेट बाथ जिसको विशाल स्नानागार कहा जाता है, दूसरा ग्रेट बिग ग्रैनरीज यानी जिसको विशाल अन्नागार कहा जाता है, बड़े बड़े हॉल के एविडेंसेस मिलते हैं। यानी 3 इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स का नाम मैंने आपको वहां पे बताया। एक मैंने आपको क्या बताया, ग्रेट बिग ग्रैनरीज का यानी जो विशाल अन्नागार, जो अनाज को रखने के लिए जो बहुत बड़ा स्टोरेज कैपेसिटी वाला जो बिल्डिंग्स बनाया जाता है उसको अन्नागार कहते हैं। दूसरा चीज विशाल, मैंने आपको क्या बताया, ग्रेट बाथ यानी विशाल स्नानागार। स्नानागार आमतौर पे वो स्नानागार जो है, ठीक है, उसका जब कह सकते हैं स्टडी किया गया तो आर्कियोलॉजिस्ट ने हमें यह बताया कि संभवतः यानी प्रोबेबली, अब मैं ये प्रोबेबली क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि मैंने आपको शुरू के क्लास में बता दिया था कि हड़प्पा वाज अ प्रोटो हिस्टोरिकल सिविलाइजेशन, यानी हड़प्पा के टाइम में लिटरेसी तो थी, हड़प्पा के स्क्रिप्ट तो मिले हैं लेकिन उस स्क्रिप्ट को अभी तक डेसिफर नहीं किया जा चुका है, ठीक है। तो इसलिए क्या होता है कि जब आप हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में स्टडी करते हो ना तो ये शब्द बार बार आते हैं, संभवतः, संभवतः यानी प्रोबेबली, यानी आप 100% कॉन्फिडेंस के साथ ये नहीं कह सकते हैं कि इसका इस कार्यों में इस्तेमाल होता था। तो ऑब्वियसली बात है क्योंकि वहां के स्क्रिप्ट को पढ़ा नहीं जा चुका है, यानी द स्क्रिप्ट्स आर स्टिल अनडेसिफर्ड, यानी वो पढ़ा नहीं जा चुका है। चलिए, तो ये चीजें मैंने आपको बता दिया। तो ग्रेट बात हो गया, ग्रैनरीज हो गया, बड़े बड़े हॉल से वहां से मिले हैं। कहां से मिले हैं? सिटाडेल, यानी वो जगहों से मिले हैं जो ऊंचाई पे बने थे, ठीक है, जो पोडियम पे बहुत ही ऊंचा स्थल पे बने हुए थे। और हमारे आर्कियोलॉजिस्ट का मानना है कि जिस तरह के बिल्डिंग्स ऊपर से मिलते हैं, ठीक है, और जो एविडेंसेस लोअर टाउन से मिलते हैं, तो हमारे आर्कियोलॉजिस्ट का यह मानना है कि ये सिटाडेल जो है यानी दुर्ग या गढ़ी जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव और रिचुअल फंक्शन के रूप में उसका इस्तेमाल किया जाता होगा, यानी कह सकते हैं प्रशासनिक केंद्र के रूप में या धार्मिक केंद्र के रूप में, ठीक है, ऊपर वाले का इस्तेमाल होता था। दूसरा चीज, रूलिंग क्लास के लोग वहां पे रहा करते थे। कहां पे? सिटाडेल में। अब मैं नीचे वाले क्लास के नीचे में आके अगर आता हूं, लोअर टाउन की बात करता हूं, तो लोअर टाउन भी फोर्टिफाइड था, ठीक है, लेकिन हर जगह उसका फोर्टिफिकेशन ऊपर वाले की तुलना में उतना स्ट्रॉन्ग नहीं था, ठीक है। दूसरा चीज,
कि अब नीचे वाला जो बिल्डिंग्स का एविडेंसेस जो हमें बताते हैं, नीचे वाले तमाम चीजों का जो एविडेंसेस हमें बताते हैं, वो ये दिखाते हैं कि नीचे और ऊपर में कुछ डिफरेंसेस थे, ठीक है। और नीचे वाला जो लोअर टाउन हुआ करता था उसमें कॉमन मासेस के लिए रेसिडेंसेस हुआ करते थे, यानी वो आम लोगों के आवास वाले क्षेत्र हुआ करते थे। चलिए दूसरा, अब मैं आम लोगों के आवास वाला क्षेत्र, अब मैंने ऊपर वाला तो आपको मैंने बता दिया, जैसे आपको मैंने दिखा विशाल अन्नागार। क्यों विशाल ये अन्नागार क्यों बनाया गया था? क्योंकि हड़प्पन सिविलाइजेशन के टाइम में आप अंदाजा लगा सकते हैं ट्रेड बेस्ड सिविलाइजेशन था। दूसरा चीज, वहां पे ट्रेड काफी फ्लोरिस्ट स्टेज में थी, इसका मतलब है वहां पे एग्रीकल्चर भी काफी फ्लोरिस्ट स्टेज में था। तो एग्रीकल्चर में जब सरप्लस प्रोडक्शन होता है, यानी जब आप सबसिस्टेंस से ऊपर उठते हो, अपनी जरूरत से ऊपर जाके जब आप प्रोडक्शन करते हो, तो उस प्रोडक्शन के केस में जो सरप्लस प्रोडक्शन होता है, तो ऑब्वियसली बातें हैं, आप देखते हैं वो राजा जो है, आप देखते हैं बड़े बड़े शहरों में, है ना, सरकार जो होती है वो क्या करती है, सर कहते हैं बड़े बड़े ग्रैंडरीज होते हैं, उसमें चीजों को स्टोर करके रखती है, ताकि किसी भी कैलेमिटीज में, यानी आपदा कोई आ जाए या कोई भी ड्रास्टिक सिचुएशंस में उसका इस्तेमाल किया जा सके। जैसे एग्जांपल ले लो, आज भाई देखो पिछले साल तुमने देखा कोरोना ने, या अभी भी कोरोना का इंपैक्ट है, और किस तरीके से कोरोना ने पूरी दुनिया को तबाह कर दिया। आप अगर भारत के अंदर में देखेंगे तो भारत के कई सारे गांव में लोगों को फ्री भोजन दिए, फ्री अनाज दिए जा रहे थे। ये फ्री अनाज कैसे आया? जब गवर्नमेंट उसका स्टॉक करके अगर नहीं रखती तो ये चीजें कभी पॉसिबल नहीं हो पाता। तो बिग ग्रैंडरीज इसी कैलेमिटीज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। दूसरा चीज, तो यानी वहां पे प्रोडक्शन अच्छा होता था, तभी तो बिग ग्रैंडरीज है। दूसरा चीज हमको समझना है, वो जो ग्रेट बाथ, वो जो विशाल स्नानागार मिला है, ठीक है, उसके बारे में हमारे आर्कियोलॉजिस्ट ये मानते हैं कि ये शायद रिलीजियस पर्पसेस के लिए, यानी रिचुअलिस्टिक पर्पसेस के लिए, यानी धार्मिक अनुष्ठान के लिए उसका इस्तेमाल होता होगा। आज भी आप देखते हैं गंगा में लोग स्नान करते हैं, यानी पानी को ये कह सकते हैं, आप गंगा को देख सकते हैं, या हम अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से आज भी जल को पूजा जाता है, उसका वर्शिप किया जाता है, और कहीं ना कहीं उसका रिलीजन से काफी जुड़ाव है, ठीक है। तो ठीक उसी तरीके से इनका मानना है कि वो भी एक रिलीजियस पर्पसेस के लिए इस्तेमाल होता होगा। बड़े बड़े हॉल्स मिले हैं, उनका मानना है ये जो बड़े बड़े हॉल्स हैं वो कुछ जो कह सकते हैं सीनियर मोस्ट लोग होंगे, ठीक, कुछ स्पेशल लोग होंगे, है ना, कुछ हायर क्लास के लोग होंगे, उनका वो रेसिडेंस होगा, पहली बात। दूसरा, ठीक, वहां से कुछ और हॉल्स मिले हैं, उनमें ये मानना है ये जो कुछ हायर क्लास के लोग होंगे उनका एक मीटिंग हॉल होगा, जहां पे वो आपस में मिलकर किसी तरह के बातें किया करते होंगे। चलिए अब मैं लोअर टाउन की बात करता हूं। जब आप लोअर टाउन में आओगे तो लोअर टाउन में हमें क्या देखने को मिलती है? लोअर टाउन में देखेंगे वन स्टोरेज, डबल स्टोरेज, यानी एक मंजिला, दो मंजिला भी घर मिलते हैं कई सारे घरों से, ठीक है ना। जो स्टेयर केस है, जो सीढ़ियां हैं, उसके भी एविडेंसेस मिलते हैं। आमतौर पे पूरे मोहनजोदड़ो के अधिकांश घरों में क्या थे? वेल्स बने हुए थे, यानी कुआं थे बने हुए। और अगर ये हमारे आर्कियोलॉजिस्ट हमें बताते हैं, और ये जो डाटा है वो मैं एनसीईआरटी क्लास 12 का दे रहा हूं, ये डाटा हमें ये कहता है कि पूरे मोहनजोदड़ो से टोटल 700 कह सकते हैं वेल्स के एविडेंसेस मिलते हैं। चलिए, तो ये तो मैंने वेल्स के बारे में बता दिया। घर कैसा बना हुआ करता था? घर के बीच में कटियार्ड यानी आंगन होता था, और आंगन के चारों तरफ घर बना होता था, ठीक है। दूसरा चीज, बाहर गेट होता था। गेट को इस तरीके से, मेन गेट इस तरीके से डिजाइन किया होता था कि मेन गेट वाला आदमी आंगन को नहीं देख सकता था। आज भी आप देख सकते हैं कि घर के अंदर आंगन का क्या क्या इस्तेमाल होता है, आप इसको खुद कंपेयर कर सकते हैं। ठीक उस तरीके से वहां पे भी आंगन का इस्तेमाल हुआ करता होगा। आमतौर पे जो फर्स्ट स्टोरेज बिल्डिंग हुआ करते थे, जो निचला वाला जो मंजिल हुआ करता था, उसमें खिड़कियां नहीं हुआ करती थी, ठीक है। तो आपको लगता होगा लाइट कहां से आते थे? तो आपको मैंने बताया कि जो घर का दरवाजा था वो कटियार्ड की तरफ खुलता था, यानी आंगन की तरफ खुलता था, और आंगन से ही घर के अंदर लाइट जाया जाता था। ये एक सिक्योरिटी रीजन हो सकता था कि भैया जो ये पैदल चलने वाले लोग हैं, जो सड़कों के किनारे चलने वाले लोग हैं, उनके सिक्योरिटी की वजह से कह सकते हैं कि पहले तल पे ये खिड़कियां नहीं बनाई जाती थी, ठीक है। चलिए, उसके अलावा तो टोटल कितने कुएं के एविडेंसेस मिले आपने देखा। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, आज देखना जितने भी बड़े बड़े शहरों में आप जाओगे, आपको सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा कह सकते हो जो गुस्सा दिलाने वाली चीजें जो आपको देखने को मिलेगी, वो वहां पे वाटर लॉगिंग सिस्टम है, ड्रेनेज सिस्टम है। आप देखिए आज भी बड़े बड़े शहरों में जाओ, कई सारे ऐसे इलाके हैं, जब आप वहां से गुजरोगे तो काफी बदबू मारता है वहां का नाला, ठीक है, लेकिन उसके आसपास लोग रह रहे हैं, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना ज्यादा बीमारियां फैलती होगी, ठीक है। दूसरा चीज है, थोड़ी बारिश नहीं होगी, पूरा का पूरा शहर जो है, ठीक है, वहां पे इतना वाटर डिजर्व हो जाता है कि पूरा जलमग्न हो जाता है। कई बार आप ऐसा देखते होंगे। लेकिन हड़प्पन सिविलाइजेशन ऐसा क्यों होता है, बड़े बड़े शहरों में ऐसा क्यों होता है? इसके पीछे एक ही कारण है, क्योंकि वहां पे वेल मेंटेन ड्रेनेज सिस्टम नहीं है, यानी वाटर एग्जिट के लिए
प्रॉपर चैनल नहीं बना हुआ है। लेकिन ऐसा कुछ चैनल, ऐसा कुछ वेल मेंटेन ड्रेनेज सिस्टम कहां पे बना हुआ था? हड़प्पन सिविलाइजेशन में। अब हड़प्पन सिविलाइजेशन में कैसा ड्रेनेज सिस्टम बना हुआ था, आप अंदाजा लगा सकते हैं। बताया जाता है पहले पहले जो है वो ड्रेनेज को बनाया जाता था, इधर ड्रेनेज बना लिया गया, यहां पे ड्रेनेज बना लिया गया, ड्रेनेज के बीच से सड़क बना लिया गया, यानी गलियां बना ली गई, और उसके बाद ड्रेनेज के बगल में घर बनाए जाते थे। यानी गलियां और ड्रेनेज पहले बनाए जाते थे और उसके बाद घर बनाए जाते थे, और हर घर का कम से कम दीवार, ठीक है, ड्रेनेज को टच करता था, यानी घर का जो भी पानी है वो डायरेक्ट ड्रेनेज में आके गिरता था और उस ड्रेनेज से फ्लो होता हुआ वो शहर के बाहर चला जाता था। ड्रेनेज में जगह जगह पे क्या थे? कवरिंग किए हुए थे, ताकि उसको कवर को हटा के समय पे उसकी सफाई की जा सके। यानी पूरे हड़प्पन सिविलाइजेशन के अंदर में वाटर लॉगिंग के कोई भी एविडेंसेस नहीं मिलते हैं। यानी बहुत ही खूबसूरत शहर, ठीक। इवन आप उसके स्ट्रीट्स के बारे में, गलियों के बारे में पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि वहां के स्ट्रीट्स जो हुआ करती थी काफी अच्छी खासी चौड़ी होती थी, हर घर तक ब्लैक कार्ड्स पहुंच सकते थे, और स्ट्रीट्स के अंदर में किसी तरह का कोई गार्बेज डंप्स, यानी कह सकते हैं गार्बेज का जो कह सकते हो जो कुछ कचरे का ढेर, वो आपको वहां पे नहीं मिलता है। तो ऐसी कुछ विशेषताएं हुआ करती थी कहां के? हड़प्पन सिविलाइजेशन का। तो मैंने आपको ड्रेनेज सिस्टम के बारे में बताया। अब मैं आपको बताता हूं थोड़ा ब्रिक्स के बारे में। वहां के सारे सिविलाइजेशन यानी हड़प्पन सिविलाइजेशन के मोस्टली साइट्स में एक बहुत जबरदस्त चीज आपको देखने को मिलती है, वो ब्रिक्स के यानी शहर के अंदर यूनिफॉर्मिटी तो दिखती है। यूनिफॉर्मिटी का मतलब क्या होता है? समानता। क्या क्या समानताएं दिखती है यूनिफॉर्मिटी? जैसे मोहनजोदड़ो शहर जैसा बना हुआ है, हड़प्पा शहर, लोथल जो भी है, आप वहां पे जब देखेंगे तो आपको दिखेगा बहुतों में समानता पाई जाती है, ठीक। उसका ड्रेनेज सिस्टम में, उसके बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में, उसके बाकी चीजों में क्या होते हैं? काफी यूनिफॉर्मिटी पाई जाती है। दूसरा, उसके ब्रिक्स साइज में आमतौर पे जो बड़े बड़े ब्रिक्स से फोर्टिफिकेशन हुआ करता था फोर्टिफिकेशन का मतलब जो किलाबंदी की जाती थी, उस ब्रिक्स का साइज भी अगर आप देखेंगे तो काफी अच्छे खासे ब्रिक्स हुआ करते थे। और ब्रिक्स का साइज कैसा हुआ करता था? ब्रिक्स का साइज भी मैं आपको यहां पे दिखाऊंगा कि आमतौर पे जो ब्रिक्स का साइज हुआ करता था, आप देखेंगे यहां पे वो लिखा हुआ होगा कहीं पे, देख सकते हैं, जनरली द विड्थ वाज डबल द थिकनेस एंड द लेंथ वाज 4 टाइम्स द थिकनेस। यानी सिंपल कह सकते हैं कि उसकी जो मोटाई हुआ करती थी, यानी ब्रिक्स का साइज की मैं बात कर रहा हूं, ईंटे की जो मोटाई हुआ करती थी, लेकिन आप देख रहे हैं जनरली द विड्थ वाज डबल द थिकनेस, यानी उसका जो चौड़ाई है उसके मोटाई का डबल हुआ करता था। समझ गए? मान लो अगर उसकी ये क्या है, अगर इसकी ये मोटाई है तो इसका डबल क्या होता था? उसका चौड़ाई होता था। और दूसरा, एंड द लेंथ वाज 4 टाइम्स द थिकनेस, और जितना मोटा है इसका 4 टाइम्स उसकी लंबाई हुआ करती थी। आपको समझ में आ गया होगा, है ना? यानी सिंपल समझ लो कि अगर उसका थिकनेस 2 मीटर है तो उसका विड्थ जो है वो डबल होगा, यानी 4 मीटर होगा, और उसका लंबाई जो है, ठीक है, वो 4 टाइम्स होता था, यानी 8 मीटर हुआ करता था। तो ये तमाम कुछ बेहतरीन चीजें आपको कहां से देखने को मिलती है? हड़प्पन सिविलाइजेशन में। यानी बहुत ही खूबसूरत जगह, ठीक है, बहुत ही खूबसूरत शहर, बहुत ही वेल मेंटेन्ड शहर, बहुत ही वेल प्लान्ड शहर। पूरा का पूरा शहर मैंने बताया ग्रिड सिस्टम पे बेस्ड था, यानी सारे यानी हर जगह एक दूसरे से किससे जुड़ा हुआ था? सड़कों से जुड़ा हुआ था। आप वहां के अगर सड़कों के बारे में देखेंगे, वहां के जो सड़क थे वो थोड़े से ऐसे इंक्लाइंड हुआ करते थे। क्यों? ताकि पानी हो तो पानी का जो वाटर लॉगिंग ना हो सके, ठीक है, और वाटर आसानी से क्या हो सके? शहर के बगलों में कचरे को डंप करने के लिए ऐसे डंपिंग यार्ड्स कुछ बने हुए थे जहां पे आप कचरे को फेंक सकते थे। तो ये तमाम कुछ स्पेशलाइजेशन, ये तमाम कुछ स्पेशल फीचर्स हड़प्पन सिविलाइजेशन के हुआ करते थे। सोचो कितना खूबसूरत शहर है, और ये शहर किसने बनाया? कोई इंसान नहीं तो बनाया होगा। आपके पास कितना ब्रेन है, आपके पास कितनी क्रिएटिविटी है, इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं, ठीक। तो एक इंसान अपनी क्रिएटिविटी से दुनिया में छा सकता है, कुछ भी कर सकता है। अब फटाफट मैं यहां पे कुछ लिखा हूं वो मैं आपको बता देता हूं। टाउन प्लानिंग एंड बिल्डिंग्स, आपको मैंने बताया मोस्ट स्ट्राइकिंग फीचर्स उसके टाउन प्लानिंग थे। किसके? हड़प्पन सिविलाइजेशन के। वेल लेड आउट साइंटिफिक प्लान, यानी अगर वहां का प्लानिंग देखोगे तो आपको लगेगा एकदम पूरा एकदम साइंटिफिक प्लान पे वो बेस्ड है। एक्सेलेंट यूनिफॉर्मिटी, अभी मैंने आपको दिखाया कि वहां पे यूनिफॉर्मिटी, अलग अलग साइट्स में काफी समानताएं, सिमिलरिटीज देखने को मिलती है। यूनिफॉर्मिटी इन द प्लानिंग एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ सिटीज, पूरे हड़प्पन साइट्स का, अलग अलग सिटीज का अगर आप कह सकते हो, अगर आप उसका असेसमेंट करोगे, मूल्यांकन करोगे, तो आप देखोगे उसमें काफी यूनिफॉर्मिटी देखने को मिलती है। ये वहां की भी, ये भी बहुत बड़ी खूबसूरती है। अब मुझे पूरे हड़प्पन सिविलाइजेशन को पढ़ना है,
ठीक है। तो मुझे एक मोहनजोदड़ो को अच्छे से समझना है, यानी वो मोहनजोदड़ो जिसे माउंट ऑफ द डेड कहा जाता है, पहली चीज वो मोहनजोदड़ो जिसे मृतकों का टीला कहा जाता है, और दूसरा वो मोहनजोदड़ो जिसे 1980s में यूनाइटेड नेशन का एक ऑर्गन यूनेस्को ने वैश्विक वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में, है ना, कह सकते हैं, उसे एक्सेप्ट कर लिया, उसे स्टेटस दे दिया। तो यहां पे हम मोहनजोदड़ो का स्टडी करके हड़प्पन सिविलाइजेशन को समझ सकते हैं, उसके टाउन प्लानिंग को समझ सकते हैं। आप देख सकते हैं प्लान्ड अर्बन सेंटर, तो मैंने पहले ही बताया कि इसका प्लानिंग इस तरीके, माने जिस तरीके से शहर का अर्बन प्लान्ड अर्बन सेंटर दिखता है कि लगता है पहले उसका साइंटिफिक प्लानिंग किया गया और फिर उस प्लानिंग को इंप्लीमेंट किया गया। आगे देखिए, तो डिवाइडेड इनटू टू सेक्शंस, मैंने आपको पहले बताया कि दो लेयर में वो बटा हुआ था, एक सिटाडेल और दूसरा लोअर टाउन। वेस्ट में अगर देखोगे, क्या मैं बोला, वेस्ट, अगर वेस्ट में देखोगे तो सिटाडेल है और ईस्ट में जाकर देखोगे तो लोअर टाउन है, यानी ये दोनों एक दूसरे से फिजिकली सेपरेटेड है, एक दूसरे से अलग है, समझ गए। बिल्ड ऑन हाई पोडियम ऑफ मड ब्रिक्स, कौन, मैंने बताया ना सिटाडेल काफी ऊंचाई पे बना हुआ था, तो आप देख रहे हैं बिल्ड ऑन हाई पोडियम ऑफ मड ब्रिक्स, यानी मड ब्रिक्स जो था काफी ऊंचा मड ब्रिक्स बना हुआ था, उसके ऊपर पे वो शहर बना हुआ था, ठीक है ना, वो सिटाडेल बना हुआ था। सराउंडेड बाय अ हाई ब्रिक वॉल, और चारों तरफ से बड़े बड़े, कह सकते हो बड़े बड़े ब्रिक से उसे फोर्टिफाइड कर दिया गया था। ग्रेट बाथ, बिग ग्रैंडरीज, लार्ज हॉल, ये सब कहां पाए जाते हैं, ये सब सिटाडेल में पाए जाते हैं। इसका क्या एप्लीकेशन था वो मैंने आपको बताया। माइट हैव फंक्शनड एज एडमिनिस्ट्रेटिव एंड रिचुअल सेंटर्स, अब उसका किस रूप में इस्तेमाल होता होगा तो एग्जैक्टली तो नहीं बता सकते, क्योंकि इसके स्क्रिप्ट को डेसिफर्ड नहीं किया गया, लेकिन हमारे जो आर्कियोलॉजिस्ट जो हमें ओपिनियंस देते हैं वो ये कहते हैं कि संभवतः, यानी माइट, संभवतः इसका इस्तेमाल किस रूप में होता था, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड रिचुअल सेंटर्स के रूप में, प्रशासनिक एवं धार्मिक केंद्र के रूप में इसका इस्तेमाल होता होगा। आगे देखिए, appears that settled first planned and then implemented, यानी इसका प्लानिंग, अगर मोहनजोदड़ो का यानी हड़प्पन सिविलाइजेशन का अगर हम लोग प्लानिंग देखेंगे तो वो ऐसा दिखता है कि पहले इसको क्या किया गया, प्लान किया गया और फिर उसको इंप्लीमेंट किया गया। आगे देखिए, अब मैं थोड़ा लोअर टाउन के बारे में आपको बता चुका हूं, बस कुछ चीजें आपको देखना है। लोअर टाउन वाज मच लार्जर देन द सिटाडेल, लोअर टाउन जो है वो सिटाडेल से बहुत बड़ा था, क्योंकि आपको पता है ना कि सिटाडेल में तो कुछ गिने चुने लोग रहते थे, कुछ खास लोग रहते थे, कुछ खास मेहमान वहां पे रहा करते थे, लेकिन जो एक आम लोग थे, कॉमन मासेस हुआ करते थे, वो कहां रहते थे, वो तो लोअर टाउन में रहते थे, इसलिए ऑब्वियसली लोअर टाउन तो सिटाडेल से बहुत बड़ा होगा, ठीक है। रेसिडेंशियल एरियाज इनहेबिटेड बाय कॉमन मासेस, यानी वो एरिया रेसिडेंशियल एरियाज होता था जहां पे किनकी जनसंख्या ज्यादा होती थी, कॉमन मासेस का। बाकी आपको मैंने स्ट्रीट्स के बारे में, ड्रेनेज के बारे में, वहां के घर के बारे में, वहां के कुआं के बारे में, कितने मंजिला के घर होते थे, 1 मंजिल 2 मंजिल उससे भी ज्यादा, है ना, उसमें सीढ़ियां बने होते थे, घर कैसा बनता था, ये तमाम चीज मैंने आपको बताया। कौन कौन से मटेरियल्स यूज होते थे घरों को बनाने में, तो ब्रिक्स का इस्तेमाल तो होता था, लेकिन वो ब्रिक्स कैसा होता था, आप देखिए मड ब्रिक्स, यानी या तो मिट्टी का ब्रिक्स होता था, आप उसको धूप में सुखा के यूज कर सकते थे। दूसरा किल्न फायर्ड ब्रिक्स, या तो मिट्टी को कह सकते हो ना, कई बार किल्न में यानी भट्ठी में क्या करते थे, मिट्टी को यानी सारे ईंट को रख के, जैसे आज लोग कैसा ईंट्स देखते हो बड़े बड़े चिमनियों में मिट्टी में कैसा ईंट्स बनाया जाता है, ठीक है, तो यानी क्या करते हैं, ईंट को बना लिया, ईंट को बनाने के बाद सबको एक जगह इकट्ठा कर दिया और उसके बाद उसमें आग लगा दिया जाता है, यानी वो क्या होते हैं, उसके बाद फायरिंग, उसको फायर के हवाले कर दिया जाता है और वो काफी स्ट्रॉन्ग हो जाता है, काफी मजबूत हो जाता है। तो या तो उसको धूप में सुखा के, या तो आग के हवाले करके, उसके अलावा ठीक है लकड़ियों का भी घर में इस्तेमाल होता था। ये तमाम मटेरियल्स हुआ करते थे जो वहां के घरों में इस्तेमाल होते थे। ब्रिक्स का साइज मैंने आपको बताया, जनरली द विड्थ वाज डबल द थिकनेस एंड द लेंथ वाज 4 टाइम्स द थिकनेस। चलिए, तो ये हमारा आज का इंपॉर्टेंट टॉपिक था, यानी आज का अर्बन सेंटर्स का प्लानिंग था। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आप इस वीडियोस को अगर आपको पसंद लगे आप इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, आप इसे लाइक्स कर दीजिए, आप अपने दोस्तों के बीच शेयर कर दीजिए, ठीक है, क्योंकि कोई भी चीजें आप जितना ज्यादा बांटेंगे उतना आपके पास अवेलेबल होंगे। आप अगर हमसे किसी तरह का कोई फीडबैक देना चाहते हैं, आप हमें कोई रेलिवेंट कमेंट्स करना चाहते हैं, आप हमें किसी तरह की अगर सुझाव देना चाहते हैं, तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे हमें मैसेज कर सकते हैं, आप हमें व्हाट्सएप नंबर पे हमें फोन कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर हुआ 7301175079, ठीक है। उम्मीद करते हैं जितनी चीजें हम लोगों ने पढ़ा आप उसको अच्छे से पढ़िए, धीरे धीरे आपके पास तमाम बेसिक चीजें अवेलेबल हो जाएगी, ठीक है। और खास करके वो कमजोर बच्चे, खास करके वो रिमोट एरियाज में रहने वाले बच्चे भी आज से 2 साल के बाद यूपीएससी में अपना परचम लहराना शुरू कर देंगे। सब लोगों का कलेक्टिव एफर्ट होगा, किसी एक एफर्ट से नहीं, सब लोगों के सामूहिक
कह सकते हैं प्रयास से दुनिया में कुछ भी किया जा सकता है। ठीक है, चलिए आप आने वाले भारत के भविष्य हैं और जब भारत विश्व गुरु बनेगा उस समय आप ही वो लोग होंगे जो इस भारत का इतिहास लिखेंगे, जो इस भारत को वहां तक पहुंचाने में मदद करेंगे। ठीक, इसलिए आपको इस भारत के लिए एक बहुत बड़े रोल निभाने के लिए तैयार रहना है। अगली क्लास में मिलते हैं। ऑल द बेस्ट।